कभी कभी सबसे बड़ा खौफ वो नहीं होता जो सामने दिखे, बल्कि वो होता है जो आपके आसपास ही छुपा बैठा हो। पीएचडी का एक नौजवान स्टूडेंट, हंसमुख, मददगार और सपनों से भरा हुआ, लेकिन एक दिन अचानक गायब हो गया। और फिर जो सच्चाई सामने आई वो किसी ने सोची तक नहीं थी, क्योंकि उसकी एक अच्छी आदत ही बन गई उसकी जान की दुश्मन। कैसे? गाजियाबाद के मोदी नगर की गलियों में सब कुछ आम था। सुबह की रौनक, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट और वही रोजमर्रा का हल्ला गुल्ला और शोरगुल। और एक दिन इन्हीं सब के बीच एक खबर आई, पीएचडी के स्टूडेंट अनिकेत की रहस्यमय मौत। सुनने में तो ये बस एक आम सी खबर, आम सी हेडलाइन लगी, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में जहां इतने गुनाह होते हैं, इतने अपराध, इतने क्राइम होते हैं कि इस तरह की हेडलाइंस अब लोगों पर ज्यादा असर नहीं डालती। लेकिन असल में ये कोई आम खबर या कहानी नहीं थी, क्योंकि जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो जैसे जैसे प्याज के छिलकों की तरह एक एक परत खुलती गई, कहानी उतनी ही उलझती चली गई, जैसे किसी ने दृश्यम फिल्म की कहानी असल जिंदगी में जी ली हो, जहां दिखने वाला सच असलियत नहीं था और असलियत को इतने शातिर तरीके से छुपा दिया गया था कि पुलिस तक उचक्की रह गई। इस जुर्म के पीछे सिर्फ 2 मिनट का गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी चाल थी जो इंसानियत की सारी हदें पार कर चुकी थी। मोदी नगर इलाके में हुए इस हत्याकांड की गुत्थी जब सुलझी तो 2 नाम सामने आए, मरने वाले स्टूडेंट अनिकेत के मकान मालिक सुरेश शर्मा और सुरेश शर्मा के एक करीबी साथी राकेश के। पुलिस का कहना था कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, ये बेहद शातिराना और सोची समझी साजिश थी। कातिल ने हर कदम इस तरह रखा कि शुरुआती नजर में सब कुछ आम और रोजमर्रा का लगे। हर बार, हर चाल इतनी महीन योजना के साथ तैयार की गई थी कि कातिल को पकड़ पाना लगभग असंभव सा लग रहा था। शायद सुरेश और राकेश जानते थे कि अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो उनका राज खुल जाएगा, और इसलिए उन्होंने हर कदम फूंक फूंक कर रखा। दरअसल कातिल ने अपनी साजिश का आइडिया फिल्मों और क्राइम शोज देखकर तैयार किया था। उसे यही पता था कि अगर मरने वाले की लाश ही न मिले तो कत्ल का मामला साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए उसने हर कदम सोच समझ कर रखा, सबूत मिटाना, निशान साफ करना और पुलिस को गुमराह करना। उसके लिए जुर्म के बाद दिया गया कोई अचानक फैसला नहीं था, बल्कि पहले से ही ठंडे दिमाग से बनाई गई प्लानिंग थी। 6 अक्टूबर की रात पीएचडी के स्टूडेंट अनिकेत को उसी के अपने कमरे में मारा गया, जिस कमरे में बैठकर वो पीएचडी करने के बाद अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखा करता। पुलिस के अनुसार पहले अनिकेत को किसी तरह नशीला पदार्थ दिया गया ताकि वो बेहोश हो जाए। जब वो बेहोश हो गया तब आरोपी सुरेश ने बिना किसी झिझक के उसका गला घोटकर उसे मौत की नींद सुला दी। एक इंसान ने दूसरे इंसान की जान ले ली। कत्ल के बाद जो हुआ वो न सिर्फ बेरहमी था, बल्कि सोची समझी चाल थी। सुरेश ने कमरे की सफाई की और हर उस निशान को मिटाने की कोशिश की जो कत्ल की ओर इशारा कर सके। खून लगे कपड़े जला दिए गए, जो चीजें शक पैदा कर सकती थी उन्हें छुपा दिया गया, और उसने ये सब इतना प्लान तरीके से किया कि किसी को फौरन किसी अनहोनी का अंदेशा तक न हो। सबसे भयानक बात तो ये थी कि वो सब सिर्फ एक दिन का काम नहीं था। सुरेश ने तकरीबन 2 महीने तक इस राज को बेहद शातिर तरीके से छुपा कर रखा, ताकि किसी को जरा भी शक न हो। जिस मकान मालिक सुरेश ने ये वारदात अंजाम दी वो किसी भी औसत इंसान जैसा ही दिखता, मगर महज 12वीं पास उस इंसान को उसकी पुरानी नौकरी ने एक हुनर दे दिया था। वो पहले एक ऑर्थोपेडिक्स यानी हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास कंपाउंडर का काम करता था, जहां वो आरी से प्लास्टर काटने का काम करता था, और फिर उसी औजार यानी आरी का इस्तेमाल उसने हत्या के सबूत मिटाने के लिए किया। सुरेश ने अनिकेत की लाश को आरी से 3 टुकड़ों में काट डाला
ताकि खून के छींटे दूर तक न जाए। पुलिस के अनुसार करीब 24 घंटे तक मरने वाले अनिकेत के ये तीनों टुकड़े कातिल के घर पर ही पड़े रहे। अनिकेत की हत्या के अगले दिन सुरेश ने अपने एक दोस्त की कार मंगाई। तीनों टुकड़ों में बटी हुई लाश को उसने पॉलीथीन में पैक किया और कार में रखकर घर से निकल गया, जैसे कोई आम इंसान अपने काम पर जा रहा हो। उसका मकसद साफ था, लाश के टुकड़ों को इस तरह से ठिकाने लगाना कि कोई पता तक न लगा सके। सबसे पहले वो खतौली के नजदीक गंगा नहर गया और वहां पहला टुकड़ा फेंक दिया। फिर वो मंसूरी गंगा नहर पहुंचा और दूसरा टुकड़ा वहीं फेंक दिया। तीसरे और आखिरी टुकड़े के लिए वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की एक सुनसान जगह पर गया और वहां उसने उस टुकड़े को ठिकाने लगा दिया। काम खत्म करने के बाद वो कार लेकर वापस घर लौट आया, जैसे कुछ हुआ ही ना। जांच ने धीरे धीरे सच की परतें उघाड़नी शुरू की। पुलिस ने घर से वही आरी बरामद की जिसका इस्तेमाल हत्या और सबूत मिटाने के लिए किया गया था। सुरेश के घर में पुलिस को खून के निशान मिले जो अनिकेत के ही थे। पुलिस ने अनिकेत के खाते से ट्रांसफर की गई रकम और उसकी बैंक पासबुक को भी सबूत के तौर पर अपने पास रख लिया। सुरेश के साथी राकेश से भी पुलिस ने अनिकेत का एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किया। असल में सुरेश एक बैकअप कहानी लेकर चल रहा था। 1 दिसंबर को राकेश उत्तराखंड गया और अपने साथ मरने वाले अनिकेत का मोबाइल फोन भी ले गया। उसने हरिद्वार के एक एटीएम से 40,000 रुपए निकाले। इसके बाद 2 दिसंबर को ऋषिकेश के एक एटीएम से 2 किश्तों में फिर 40,000 रुपए निकाले। दोनों जगह वो अनिकेत का मोबाइल साथ लेकर गया ताकि अगर पुलिस मोबाइल लोकेशन और बैंक डिटेल्स निकाले तो वे गुमराह हो जाए। पुलिस को लगे कि अनिकेत जिंदा है और उत्तराखंड में घूम रहा है, वो पैसे निकाल रहा है और अपना खर्चा चला रहा है। लेकिन पुरानी कहावत है ना, मुजरिम चाहे जितना भी चालाक हो, कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है। वो अनिकेत के दोस्तों से अनिकेत बनकर चैट भी कर रहा था, मगर बातचीत में स्पेलिंग मिस्टेक्स और अलग सी भाषा की वजह से दोस्तों को शक हुआ और फिर शक बढ़ता गया। सुरेश इतना शातिर था कि उसने वारदात के दौरान पहने हुए अपने और अनिकेत दोनों के कपड़े जला दिए ताकि अगर कभी पुलिस उसके पास पहुंच भी जाए तो पुलिस के पास ठोस सबूत न रहे। उसके ये सारे कदम न सिर्फ सोचे समझे अपराध की बेरहमी दिखाते हैं, बल्कि उसके शातिर दिमाग और प्लानिंग की गहराई भी दिखाते हैं। दूसरी तरफ अनिकेत अपने दोस्तों में हमेशा हंसमुख और मिलनसार माना जाता था। जब वो उनके घर जाता था तो उनके माता पिता को पूरा सम्मान देता था और कभी कभी तो उनके पैर भी दबा दिया करता था। उसके 6 करीबी दोस्त थे जिनसे वो फोन पर अक्सर बातें करता और सोशल मीडिया के जरिए हमेशा टच में रहता था। लेकिन करीब 2 महीने पहले अचानक अनिकेत से उनकी बातचीत बंद सी हो गई, तो दोस्तों के मन में कोई अनहोनी होने का संदेह जाग उठा। अनिकेत के मोबाइल पर कॉल्स नहीं लग पा रही थी और सोशल मीडिया पर जो चैट्स आ रही थी उनमें कई स्पेलिंग मिस्टेक्स और भाषा का फर्क दिख रहा था, जिससे उन्हें शक हुआ कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इसी बेचैनी के चलते उसके दोस्तों ने पुलिस में शिकायत की। दोस्तों की यह सतर्कता ही उस राज की तह तक पहुंचने का पहला कदम बनी। अब सवाल ये उठता है कि सुरेश ने अनिकेत की हत्या क्यों की। पुलिस की जांच के दौरान जो सच सामने आया उससे सुरेश के लालच और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खूनी प्लानिंग और शैतानी दिमाग का पता चलता है। सुरेश ने अनिकेत से करीब 40 लाख रुपए उधार और कहा था कि उसे ये पैसे काम धंधे में लगाने हैं, पर असलियत ये थी कि सुरेश की नजर अनिकेत की उस बड़ी रकम पर थी जो उसने पुरखों की संपत्ति बेचकर हासिल की थी और वो रकम थी तकरीबन 1 करोड़। सुरेश जानता था कि अनिकेत के माता पिता पहले से ही नहीं थे और वो अपने रिश्तेदारों से ज्यादा जुड़ा हुआ भी नहीं था, इसलिए उसे भरोसा था कि अगर अनिकेत गायब हो जाए तो उसके लिए खड़ा होने वाला भी कोई नहीं होगा। इसी जानकारी और लालच ने सुरेश को इतना खतरनाक कदम उठाने के लिए उकसाया। पुलिस की कठोर जांच और अनिकेत के दोस्तों की सतर्कता की वजह से सुरेश और राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया। लंबी पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनके कबूलनामे में हर वो बात सामने आई
जिसके बाद केस की तस्वीर साफ हुई। कब, कैसे और क्यों उन्होंने ये सब किया। अनिकेत की पूरी लाश अब तक नहीं मिली थी, मगर सच्चाई सामने आ चुकी थी। वो दोनों कानून के शिकंजे में थे। अब सवाल ये उठता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है और आम लोग इस तरह की खतरनाक सोच से कैसे बच सकते हैं। हालांकि सुरेश ने बड़ी चालाकी से अनिकेत का पैसा हड़पने के लिए उसकी जान ले ली, लेकिन फिर भी वो अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हुआ। इसी वजह से कहा जाता है कि जुर्म के बाद कुछ नहीं मिलता सिवाय सजा और पछतावे के। तो जुर्म करने से पहले उसके अंजाम के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि जुर्म के बाद अगर कुछ मिलता है तो सिर्फ बर्बादी और पछतावा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये कहानी लोगों को सचेत कर सकती है, उन्हें जागरूक बना सकती है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपकी छोटी सी सावधानी किसी की जान बचा सकती है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर।